फिर से बच्चों आज हमारे मोमल क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मूल सिंह राव पॉलिटिशियन। हमने भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों पर चर्चा कर ली है। अब हम भारतीय संविधान में शामिल अनुसूचियों पर चर्चा करेंगे। आइए सभी प्यारे बच्चों बहनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और स्वागत के साथ हम अपने अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। यस, ऑलरेडी ओके। चलिए देखो बच्चों, भारत के जो संविधान है उसमें जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या वर्तमान में 12 है। ध्यान रखना है। प्रारंभ में भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां थी उनकी संख्या 8 थी और आज इन्हीं पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए प्रथम पढ़ेंगे, सबसे प्रथम पढ़ेंगे कि अनुसूचियां क्या होती है। अनुसूची का मतलब क्या होता है। देखो पहले इसकी डेफिनेशन पर हम चर्चा करते हैं कि अनुसूची से क्या तात्पर्य है। देखो तो अनुसूची का मतलब है जो भारतीय संविधान में कानून है, भारतीय संविधान में उल्लेखित, भारतीय संविधान में उल्लेखित कानूनों की सहायता के लिए, तो भारतीय संविधान में उल्लेखित कानूनों की सहायता के लिए तैयार की गई सूचियां या सूची जो भी, उन्हें हम अनुसूचियां कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित कानूनों की सहायता के लिए तैयार की गई सूचियां क्या कहलाती हैं? अनुसूचियां। तो अब हम प्रथम अनुसूची के बारे में चर्चा करते हैं। यस, प्रथम अनुसूची। तो हमने अभी चर्चा की है कि प्रारंभ में भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। आपको नजर आ रहा है बोर्ड पे। प्रथम अनुसूची के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए प्रथम अनुसूची में है भारत संघ में शामिल राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान रखना है, भारत संघ में शामिल राज्यों का उल्लेख और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख प्रथम अनुसूची में किया गया है और इनके साथ इनकी संख्या निर्धारित की गई है। इनकी जो संख्या है उनका उल्लेख भी यही नजर आ रहा है। तो संख्या देखिए, भारत के मूल संविधान में ध्यान रखना है, उस समय जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय हमारे देश में 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। ध्यान रखना, 1947 जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में ध्यान रखना है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि भारतीय संघ में कुल इकाइयों की संख्या कितनी है तो आपका आंसर होगा 36। तो आपको यह ध्यान रखना है, प्रथम अनुसूची आपकी कंप्लीट हो गई है जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। और आपको ध्यान में रखना है कि आज जो दिल्ली संशासित प्रदेश है, 1956 में ये केंद्र शासित प्रदेश था। ध्यान रखना है, और दिल्ली को संशासित प्रदेश का दर्जा कब मिला वो आप देखिए। तो भारतीय संविधान में 69वां संविधान संशोधन किया गया। 69वां संविधान संशोधन, ध्यान रखना है आपको बच्चों, 69वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1991 को। 69वां संविधान संशोधन 1991 को किया गया और उस समय दिल्ली को
केंद्र शासित प्रदेश से क्या बना दिया गया, ध्यान रखना, संघ शासित प्रदेश। तो दिल्ली क्या है वर्तमान में, ध्यान रखना है, संघ शासित प्रदेश है। और यह संघ शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला, 1991 को, 1991, ये आपको ध्यान में रखना है। और यदि कोई भारतीय संघ में अलग राज्य जो शामिल किया जाता है तो वो भी ध्यान रखना प्रथम अनुसूची में शामिल होगा। कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सी अनुसूची का हिस्सा होगा, प्रथम अनुसूची का। यस, आप चाहे तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे द्वितीय अनुसूची के बारे में। अब देखो बच्चों, हम द्वितीय अनुसूची के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, द्वितीय अनुसूची में भारत में जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, राजनीतिक पदाधिकारी हैं, उनके वेतन व भत्तों का उल्लेख किया गया है। आपको ध्यान में रखना है, जो भी राष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उसके अलावा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, इन सब के वेतन और भत्तों का जिक्र है वो भारतीय संविधान की द्वितीय अर्थात दूसरी अनुसूची में किया गया है। चलिए बच्चों, बोर्ड पर देखिए। तो द्वितीय अनुसूची में क्या है, भारत के उल्लेख है या विवरण है जो भी। तो ध्यान रखना बच्चों, भारत के संवैधानिक पदाधिकारी जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है और राजनीतिक पदाधिकारी हैं, उनके वेतन और भत्तों का उल्लेख किसमें किया गया है, द्वितीय अनुसूची में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राष्ट्रपति, आप सब जानते हो 5 लाख रुपए इनको मासिक वेतन प्राप्त होता है। राष्ट्रपति के अलावा बच्चों हाई कोर्ट के न्यायाधीश, उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उसके अलावा बच्चों भारत के विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्य, ध्यान में रखना है, संसद सदस्य और उसके साथ विधानसभा सदस्य, और उसके अलावा अन्य जो भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उन सब के वेतन और भत्तों का जिक्र अनुसूची 2 में है। चलो बच्चों, हम तृतीय अनुसूची के बारे में चर्चा करते हैं। अनुसूची जिनको शेड्यूल बोलते हो आप, तो थर्ड शेड्यूल में क्या है, तृतीय अनुसूची में क्या है। तो तृतीय जो अनुसूची है उसमें बच्चों ये जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं इनके द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो देखिए बोर्ड पे आप, तृतीय अनुसूची में है संवैधानिक, और इंग्लिश में इसको ओथ कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा में ओथ कहा जाता है। तो संवैधानिक जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो शपथ ली जाती है उसका उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, तृतीय अनुसूची में। अब देखो, ये जो सदस्य हैं, संसद के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, ये बच्चों 2 प्रकार की शपथ लेते हैं। कितनी प्रकार की शपथ लेते हैं, 2 प्रकार की शपथ। यस, देखिएगा, 2 प्रकार की शपथ, एक तो पद की शपथ और दूसरी लेते हैं बच्चों गोपनीयता की शपथ। यस, तो कितने प्रकार की शपथ ली जाती है संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा, 2 प्रकार, पद की शपथ और दूसरी है बच्चों गोपनीयता की शपथ। पद की शपथ का मतलब क्या है कि अपने पद की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखेंगे कि वो किस पद को धारण किए हुए हैं। और गोपनीयता की शपथ का मतलब यह है कि देश के अहित में कोई भी काम नहीं करेंगे, अर्थात देश की रक्षा में लिए जाने वाले फैसलों को गोपनीय रखा जाएगा, किसी भी देश के साथ साझा नहीं किया जाएगा। लेकिन बच्चों आपको ध्यान देना है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख तृतीय अनुसूची में नहीं है। उनसे संबंधित जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसमें जिक्र किया गया है। एक बार फिर आप बोर्ड पर देखना कौन कौन से वो पद है। एक तो है आपके राष्ट्रपति, दूसरे हैं आपके उपराष्ट्रपति, कौन है बच्चों, उपराष्ट्रपति, और तीसरे हैं आपके राज्यपाल। ध्यान रखना है, इन तीनों
पदाधिकारी हैं इनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है, शेड्यूल 3 में नहीं है, किसमें है? अनुच्छेद, इनसे संबंधित जो आर्टिकल है संविधान में उनमें। देखो राष्ट्रपति की जो शपथ है उसका उल्लेख है अनुच्छेद, ध्यान रखना है, 60 में। ओके। उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 69 में, और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 159 में। एक बार ध्यान देना आप, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति को शपथ और नियुक्ति दोनों काम करते हैं राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन यदि त्यागपत्र भी देना चाहे तो किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। और तीसरा पद है बच्चों राज्यपाल। राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम करता है संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट। तो ध्यान रखना है, एक चीज और ध्यान रखनी है, शपथ दिलाई जाती है किनके द्वारा? संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, जबकि इनकी नियुक्ति, ध्यान रखना, नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान रखना है, इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 155 में। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। शपथ कौन दिलाते हैं इनको? संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो आर्टिकल 159 में है, जबकि इनकी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट किनके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा लिखित हस्ताक्षरित होता है, और ये उल्लेख है अनुच्छेद 155 में। कह सकते हैं हम कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है, पदावधि है, वो राष्ट्रपति के पद पर निर्भर करती है, कि अर्थात कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को हटा सकते हैं। तो इसके साथ बच्चों तृतीय अनुसूची के बारे में हमने जानकारी दी आपको, और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आया। अब हम बच्चों चतुर्थ अनुसूची के बारे में चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान का जो 4th शेड्यूल है उसमें किस बात का जिक्र किया गया है। चतुर्थ अनुसूची, देखो चतुर्थ अनुसूची में जो भारत संघ में जो राज्य हैं उनमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। और आप सब जानते हो कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर है। विशेषकर जो राज्य जनसंख्या और क्षेत्रफल में बड़े हैं वहाँ राज्यसभा की सीटें अधिकतम देखने को मिलेगी, और जो राज्य जनसंख्या और क्षेत्रफल में छोटे हैं तो वहाँ राज्यसभा की जो सीटें हैं उनकी संख्या कम देखने को मिलेगी। तो देखिए बच्चों, बोर्ड पर नजर करें आप, यहाँ है विभिन्न, तो आपको ध्यान में रखना है अनुसूची 4 में क्या है? जो भारत संघ में जो राज्य हैं उनके लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है, यह आपको ध्यान में रखना है। और इनके बारे में 2 बातें और ध्यान रखनी है। जो सीटों का जो आवंटन है उस आवंटन का आधार क्या है? आवंटन का आधार है संबंधित राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल। तो आधार क्या है बच्चों, ध्यान में रखना है, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल। तो जनसंख्या तथा क्षेत्रफल सीटों के आवंटन का आधार है। जैसे एग्जाम्पल फॉर बच्चों, उत्तर प्रदेश भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो यहाँ राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? ध्यान रखना है बच्चों, आपको 31 है। और जैसे कि सिक्किम जैसे राज्य है सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य है, तो यहाँ राज्यसभा की सीट केवल कितनी है बच्चों? 1 है। तो इस बात से हम पता लगा सकते हैं कि जनसंख्या और क्षेत्रफल इन सीटों के मामले में कितने मायने रखते हैं। वैसे हमें राजस्थान के बारे में भी मालूम होना चाहिए। राजस्थान से राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? बताओ बच्चों, आप कितनी है? 10। वेरी गुड, बिल्कुल कितनी है? 10 सीटें। तो राजस्थान से कितनी राज्यसभा की सीटें हैं? 10। तो ये आपका 4th शेड्यूल कंप्लीट हो गया है, चतुर्थ अनुसूची। इसमें क्या है, एक बार वापस देखो आप, विभिन्न राज्यों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन, और ये आवंटन का आधार क्या है? वैसे देखा जाए तो विशेष तौर पर जनसंख्या मायने है, लेकिन उसके साथ साथ
क्षेत्रफल को भी इंक्लूड किया गया है। और इसके आधार पर सबसे ज़्यादा जो राज्यसभा की जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश से है 31। क्यों है आपको बता चुके हैं, जनसंख्या और सिक्किम जहां मात्र केवल 1 सीट है, और राजस्थान से राज्यसभा की सीटें कितनी हैं 10। अब हम चर्चा कर रहे हैं 5वीं अनुसूची या पंचम अनुसूची के बारे में। इसमें क्या है बच्चों कि अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन का उल्लेख किया गया। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल एरियाज है वहाँ की प्रशासन का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, 5वीं अनुसूची में है। चलो देखिए बच्चों क्या है इसमें अनुसूचित तो ध्यान रखना है इसमें SC और ST जो बैकवर्ड क्लासेज हैं इनके लिए अलग से प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसका उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, 5वीं अनुसूची में है। इसमें एक बात और है, 3 ऐसे राज्य हैं वहाँ भी कुछ एक एरियाज को जनजातीय क्षेत्र को प्रशासन में शामिल किया गया, तो वो देखिए। तो 3 राज्य हैं बच्चों, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। तो कौन से राज्य हैं बच्चों, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इनको बच्चों इनके कुछ एरिया को 1974-75 में कुछ एक एरिया थे जिनको जनजातीय मानकर जनजातीय प्रशासन में शामिल किया गया, और ये जो शामिल किया गया इनके लिए एक समिति बनी थी, LP विद्यार्थी समिति, वो भी ध्यान में रखना है आपको। LP विद्यार्थी समिति की अनुशंसा पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इनके भी जो बैकवर्ड एरियाज थे उनके प्रशासन को इंक्लूड किया गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अधिकतर बार इन चीज़ों के बारे में बच्चों को अवगत नहीं करवाया जाता है, बताया नहीं जाता है, तो आपको इस चीज़ के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि क्या है। तो आपका ये पंचम अनुसूची जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन का जो उल्लेख है वो कौन सी अनुसूची में है, वो 5वीं अनुसूची में है। देखो बच्चों अब हम 6वीं अनुसूची 6th शेड्यूल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जो 6th शेड्यूल है, 6वीं अनुसूची है, उसमें बच्चों आप सब जानते हो कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजातीय प्रशासन को तो शामिल कर लिया गया, लेकिन कुछ एक राज्य ऐसे हैं उनके जनजातीय प्रशासन को भी 6वीं अनुसूची में शामिल किया गया। उनमें आप बच्चों जानते हो असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, दार्जिलिंग जो बंगाल में पड़ता है, इनके जनजातीय प्रशासन को शामिल किया गया। इसके अलावा बच्चों आपको ध्यान में रखना है जो ये राज्य मैंने अभी आपको बताए हैं, बोले हैं, इन राज्यों में जिला परिषदें होगी और उन जिला परिषदों में मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप नहीं होगा, ये बात भी बताई गई है। उसके अलावा ध्यान रखना 6वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी संवैधानिक संशोधन है तो वो संवैधानिक संशोधन का हिस्सा नहीं माना जाएगा। वहाँ यदि कोई चेंजिंग की जाती है तो वो संविधान में संशोधन के तहत शामिल नहीं होगी। चलिए देखो बच्चों बोर्ड पे, असम, मिजोरम, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, दार्जिलिंग तथा दार्जिलिंग आप सब जानते ही हो, दार्जिलिंग बंगाल में पड़ता है ये, ठीक है। तो असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और दार्जिलिंग के जनजातीय प्रशासन को शामिल किया गया है। जनजातीय प्रशासन को शामिल किया गया है। तो एक बार देखिए, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, दार्जिलिंग के जनजातीय प्रशासन
चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, चाहे वो शेड्यूल ट्राइबल है, मतलब चाहे वो अनुसूचित जाति है, चाहे जनजाति है, इनका जो प्रशासन है, इनका जो गवर्नमेंट व्यवस्था है, उसको शामिल किया गया है। इसके अलावा दो बातें और भी हैं जिनके बारे में अधिकतर विद्यार्थी नहीं जानते और इन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम छठवीं अनुसूची याद तो करके जाते हैं लेकिन कंप्लीटली उसको नहीं जानते। तो चलो देखिए दूसरी बात कौन सी है। ये जो 4 राज्य हैं ऊपर, इन राज्यों में बच्चों ध्यान रखना है, इन राज्यों में प्रत्येक जिले में, इन राज्यों में प्रत्येक जिले में एक जिला परिषद होगी। वापस देखिए एक बार कि जो असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा जो राज्य हैं, इन राज्यों के प्रत्येक जिले में क्या होगी बच्चों, एक जिला परिषद होगी। और इस जिला परिषद के अंतर्गत मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप निषेध होगा। तो एक जिला परिषद होगी और उसमें मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप निषेध होगा। ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री क्या नहीं कर सकते, हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये जो 4 राज्य हैं, इनके जनजातीय प्रशासन के अंतर्गत जो जिला परिषद होगी उसमें हस्तक्षेप क्या होगा, निषेध होगा। और एक अंतिम बात और इसमें, वो आप देखिएगा। देखो बच्चों, अंतिम बात क्या है कि इस अनुसूची में कोई भी चेंजिंग होगी, संशोधन किया जाएगा, तो उसको संविधान संशोधन का हिस्सा नहीं माना जाएगा। देखिए इस अनुसूची में एक बार देखिएगा, वापस रिकॉल कर लेते हैं। 6वीं अनुसूची जिसमें असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और दार्जिलिंग, इनके जो जनजातीय प्रशासन है उसको इसमें इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। ध्यान रखना है आपको। उसके अलावा यहाँ जो राज्य हैं, उन राज्यों के प्रत्येक जिले में एक क्या होगी बच्चों, जिला परिषद होगी। क्या होगी, जिला परिषद। और उस जिला परिषद में जो मंत्री होंगे उनके कार्यों में या इस प्रावधान में मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप क्या होगा बच्चों, निषेध होगा। और एक बात और है इसमें, इस अनुसूची में किया गया कोई भी संशोधन, यदि आगे भविष्य में कोई संशोधन होता है, बदलाव होता है, तो उसको संविधान संशोधन का हिस्सा या भाग नहीं माना जाएगा। तो आज बच्चों हम केवल समय को मद्देनजर रखते हुए इन 6 अनुसूचियों के बारे में हमने चर्चा की है। कल हम बाकी बचे की जो 6 अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।